हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री का पॉलीमर चैप्टर पढ़ रहे थे। ये मेरा चौथा लेक्चर है। अगर आपने पीछे के 3 लेक्चर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और उनको आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुलक यानी पॉलीमर। देखिए, हमने पिछले वीडियो में ये 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम ये चौथा टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए, आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अंतर्गत बहुलक को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है: प्रत्यास्थ बहुलक, ताप सुनम्य बहुलक, रेशे और ताप दृढ़ बहुलक। यहाँ पे ये ताप दृढ़ लिखा हुआ है, ताप दृढ़। तो आइए पढ़ते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। ये क्रॉस लिंक बहुलक होते हैं। क्रॉस लिंक का मतलब ये होता है कि इनकी जो संरचना होती है, जो संरचना में जो शाखाएं प्रदर्शित की जाती हैं, उनके बीच में क्रॉस लिंक पाया जाता है, तिर्यक बंध पाए जाते हैं। इन बहुलकों में प्रत्यास्थ गुण अधिक पाया जाता है। प्रत्यास्थ गुण का मतलब ये है कि इन बहुलकों को जब ये खींचा जाता है तो इनकी जो लंबाई होती है, वास्तविक लंबाई होती है, उससे भी ये जो है कई गुना बढ़ जाते हैं और वापस छोड़ने पर ये पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। प्राकृतिक रबर के वल्कनीकरण से अच्छे प्रत्यास्थ बहुलक प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है वल्कनीकरण। तो हमें समझना होगा कि वल्कनीकरण होता क्या है। देखिए, वल्कनीकरण में क्या करते हैं कि प्राकृतिक रबर को निर्वात में सल्फर के साथ गर्म करते हैं। प्राकृतिक रबर को निर्वात में सल्फर के साथ गर्म करते हैं। इससे क्रॉस लिंक बनते हैं। इनकी शाखाओं के मध्य क्या बनते हैं? क्रॉस लिंक बनते हैं, जिससे इनकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए प्राकृतिक रबर के वल्कनीकरण से अच्छे प्रत्यास्थ बहुलक प्राप्त किए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं ब्यूना एस और ब्यूना एन। कौन कौन से हैं? ब्यूना एस है और ब्यूना एन है। फिर आगे अगला है ताप सुनम्य बहुलक। ताप सुनम्य बहुलक क्या है? ये बार बार गर्म करने पर मृदु तथा ठंडे करने पर कठोर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका यूज हम बार बार कर सकते हैं। एक बार इनको किसी आकृति में ढाल लिया, फिर गर्म किया तो और दूसरी आकृति में ढाला, ठंडा करने पर वो उस आकृति की हो गई। मतलब बार बार इनका यूज किया जा सकता है। बार बार गर्म करने पर मृदु हो जाते हैं और ठंडे करने पर कठोर हो जाते हैं। ये रेखीय बहुलक होते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है कि ताप सुनम्य बहुलक होते हैं रेखीय, शाखित, दोनों, इन दोनों में से कोई नहीं। तो आपको उसमें रेखीय सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, रेखीय सेलेक्ट करना होगा। और उदाहरण इसके पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पीवीसी। ये सब इसके उदाहरण हैं, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पीवीसी। देखिए, इस टॉपिक से जो अभी हमने टॉपिक कंसल्ट किया, ताप सुनम्य बहुलक, इसी टॉपिक से केरला पीईटी एक पेपर होता है 2012 में जो हुआ था, केरला पीईटी। इसमें इस टॉपिक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था कि निम्न में से ताप सुनम्य बहुलक है? बेकेलाइट, पॉलीस्टायरीन, टेरिलीन, नायलॉन। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉलीस्टायरीन। अभी हमने पीछे देखा भी है, इसमें उदाहरण में मैंने बताया भी था पॉलीस्टायरीन, और यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है पॉलीस्टायरीन। तो अगला टॉपिक है हमारा रेशे। ये रेखीय बहुलक होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है कंपटीशन एग्जाम में कि रेशे हैं रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक, वही जो मैंने ऑप्शन पीछे बताए हैं। तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। रेखीय बहुलक होते हैं रेशे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि रेशे कौन से बहुलक हैं। तो ये रेखीय बहुलक हैं। इस प्रकार के बहुलक में श्रृंखलाओं के बीच प्रबल अंतर आणविक बल जैसे हाइड्रोजन बंध आदि पाए जाते हैं। यह बहुलक पतली लंबे धागों के समान होते हैं। ये बहुलक कैसे होते हैं? पतले लंबे धागों के समान होते हैं। इसका उदाहरण है नायलॉन 66 और टेरिलीन। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, टेरिलीन को डिक्रॉन भी बोलते हैं। डिक्रॉन और टेरिलीन एक ही है। कई बार एग्जाम में आपस में इंटरचेंज कर देता है इनके नाम, टेरिलीन की जगह डिक्रॉन लिख देता है और लोग समझ नहीं पाते हैं। टेरिलीन को ही डिक्रॉन कहते हैं। और टेरिलीन जो है टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकॉल से मिलकर के बनता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके एकलक कौन कौन से? टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकॉल। और नायलॉन 66 जो है, ये नायलॉन 66 जो है वो हेक्सामेथिलीन डाई एमीन और 6 कार्बन वाला अम्ल, एडीपिक अम्ल है ना, इन दोनों से मिलकर बनता है 6 कार्बन वाला एमीन। और यहाँ पे जो 2 6 लिखे हैं, एक 6 का मतलब है 6 कार्बन वाला एमीन और दूसरी 6 का मतलब है 6 कार्बन वाला अम्ल, मतलब हेक्सामेथिलीन डाई एमीन और एडीपिक अम्ल से मिलकर के
ये बना करता है। इस मतलब रेशे से भी, जो अपन ने रेशे पढ़ा टॉपिक, इस टॉपिक से भी एक बार AIEEE जो एग्ज़ाम होता है, अब AIEEE नहीं होता है, जेई मेंस हुआ करता है। जेई मेंस में ही जो अलग अलग एग्ज़ाम हुआ करते थे, जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसी में सबको मिला दिया है अब। लेकिन जो 2010 में AIEEE का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था रेशे से कि प्रबल अंतरा अणुक बल जैसे हाइड्रोजन अबंध वाला बहुलक है। प्राकृतिक रबर, टेफ्लॉन, नायलॉन 66 और पॉलीस्टायरीन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? नायलॉन 66। यहाँ पे मैंने बता भी दिया इसके उदाहरण में, नायलॉन 66 मैंने बताया भी, यही आगे इसका आंसर होगा, ये नायलॉन 66। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आगे है तापद्रढ़ बहुलक, अपना टॉपिक है तापद्रढ़ बहुलक। इन बहुलकों को बार बार गर्म करने पर इनकी आकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तापद्रढ़ बहुलक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी बोलते हैं ना, थर्मोसेटिंग बहुलक भी बोलते हैं इनको, थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी बोलते हैं इनको। इसमें होता क्या है कि जैसे तापसुनामी बहुलक में हम बार बार गर्म करते थे और उनकी आकृति बदल जाती थी, लेकिन तापद्रढ़ बहुलक में ऐसा नहीं होता है। तापद्रढ़ बहुलक में आपने बहुलक को जो एक बार आकृति दे दी, चाहे आप उसको गर्म करिए चाहे जो करिए, उसकी आकृति बदलने वाली नहीं है। इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है ना। इनमें क्या का गुण पाया जाता है? भंगुरता का गुण पाया जाता है। इनके उदाहरण है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन। बेकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन। यहाँ से भी एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है MPPMT के एग्जाम में, 1993 में ये हुआ था एग्जाम MPPMT का। इसमें इस टॉपिक से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस टॉपिक से आया था एक बार क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है? PVC, PVA, बेकेलाइट, परस्पेक्स। ये जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वाला, ये परस्पेक्स लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो बेकेलाइट है। ठीक है ना। तो हम बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं 4 वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने MCQ कराया था, इसी तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस पा सकते हैं। और ये जो 5वां टॉपिक बचता है, ये बहुत इजी है, इसको मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, वृद्धि बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण। पिछले वीडियो मतलब मेरा जो दूसरा लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था पद वृद्धि बहुलक और श्रृंखला वृद्धि बहुलक। वृद्धि बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण, इसके अंतर्गत यही दो आते हैं, पद वृद्धि बहुलक और श्रृंखला वृद्धि बहुलक। जो पद वृद्धि बहुलक होते हैं, ये पद वृद्धि बहुलक जो होते हैं वो संघनन बहुलक होते हैं, और श्रृंखला वृद्धि बहुलक जो होते हैं वो योगात्मक बहुलक होते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यही 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। वृद्धि बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत केवल आपको इतना ही जानना है, वृद्धि बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर बहुलकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पद वृद्धि बहुलक और श्रृंखला वृद्धि बहुलक। पद वृद्धि बहुलक कौन से हैं? जो संघनन बहुलक हैं। और श्रृंखला वृद्धि बहुलक कौन से हैं? जो योगात्मक बहुलक हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं अगले वीडियो में प्लास्टिक पढ़ाने वाला हूँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वहाँ से 99% चांस रहती है कि वहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएं और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।